अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 2 साइंस में स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 के हवाले से उसका जो नाम था हमारा हाउ डू वी मैप मैटर, ठीक है, जिसमें हमने आपको जो हमारी लास्ट लेक्चर गया था आपके पास, हमने उसमें बताया था कि मैटर किससे कहते हैं। मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, ठीक है, मैटर वो कहलाता है। फिर इसके बाद हमने आपको क्लासीफाई करवाया सब्सटेंस के हवाले से। दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का वीडियो हमने बहुत डिटेल के अंदर आपको, जो लास्ट वीडियो हमने दिया है वो आपको वो बहुत डिटेलिंग था, और उसमें हमने आपको प्योर सब्सटेंस के बारे में तमाम तरह डिटेल दे दी थी कि प्योर सब्सटेंस हमारे पास वो होते हैं, सही है ना, जो कि बनते हैं एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स से, सही। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस की जो वैरायटीज़ हैं या उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है एलिमेंट, कंपाउंड। ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में बता दिया था कि व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द कंपाउंड्स। आज का जो वीडियो है हमारा वो इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं विच इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। वहाँ देखिए क्या था, ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको डेफिनेशन याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अ सब्सटेंस विच इज़ कंपोज्ड ऑफ a substance which is composed of a different type of element different types of element or molecule, different types of element or molecule, these kind of substance known as a mixture, इसे हम मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे इम्प्योर सब्सटेंस भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिक्सचर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिक्सचर। तो कहने का मतलब ये, हमारे पास जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, बेसिकली वो मिक्सचर्स होते हैं, ठीक, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। जबकि प्योर सब्सटेंस, अगर आपसे ये पूछा गया भाई आप डिफ्रेंशिएट बता दें कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस का मेजर डिफरेंस क्या है, तो प्योर सब्सटेंस का मेजर डिफरेंस है कि वहाँ पे वन काइंड ऑफ पार्टिकल और वन काइंड ऑफ एलिमेंट मौजूद होता है, ठीक है ना। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको जो है वो इस किस्म की जो सब्सटेंस है उसे मिक्सचर भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एयर है, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, इट मीन्स दैट इट इज़ द इम्प्योर सब्सटेंस। एयर है आपके पास, इसके अलावा पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ए इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल, जैसे सपोज दैट जब हम मिक्सचर के हवाले से बात करते हैं तो आपको पता है कि हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ए डिफरेंट गैसेस, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। तो कहने का मतलब ये कि इम्प्योर सब्सटेंस के हवाले से ये चीज़ हमने आपको आज क्लियर की। फिर इसके बाद हमने देखे यहाँ तस्करा किया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। कंपाउंड की क्लास हमने आपको लास्ट टाइम दे दी थी। आज हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये सब डेफिनेशंस हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हेन अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एटम्स, मल्टीपल एटम्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, ज्वाइंड हो एक दूसरे के साथ, सो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। फिर रिपीट कर रही हूँ, व्हेन a substance, when a substance consists of
when a substance consists of multiple atoms which join together is called मॉलिक्यूल। वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे जब हम आपको मज़ीद पढ़ाएंगे ना तो हम आपको बताएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैसे निकाला जाता है। कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम आपको प्रिपरेशन करा रहे थे तो तब भी मैंने आपको एलिमेंट का एक चार्ट भेजा था कि देखिए एलिमेंट ये होते हैं, इनका सिंबल ये होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है या मास नंबर क्या होता है। इसकी डिटेल हमने आपको पहले क्लासेस में दी थी। तो वक्तन फ़वक्तन ये भी जब मेरे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे ना तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि देखें हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से निकालते हैं, मोलर मास किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके सिलेबस के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे आपको ये चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। तो अभी मैंने बात की है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के हवाले से। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर देखें इन्होंने क्राइटेरिया दिया है मल्टीपल एटम्स का। ठीक है, एटम इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे वो बात करें कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो वो ज्वाइंट हो रहे हो, जो फीचर है वो क्या है? ज्वाइंट होना। तो वो क्या बनाता है? हमारे पास मॉलिक्यूल बनाता है। अब जैसे व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन, ये देखें, व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देन दे फॉर्म अ वन ड्रॉप ऑफ वाटर। सो दिस इज़ द रिएक्टेंट एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। केमिकल रिएक्शन जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपको बताएंगे, सही है ना, कि जिसकी मदद से आप अब देखिए केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारी चीज़ों में होता है। हर वो चीज़ जिसमें कोई भी केमिकल चेंज आ रहा है वो कहलाती है हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट्स अपनी फूड खुद तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा हमारा जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये भी एक केमिकल चेंज है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा और एग्जांपल देखें हम, लाइक हम लोग बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो ये जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो केमिस्ट्री के अंदर दो चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक, केमिकल रिएक्शंस, किस तरीके से केमिकल जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या मॉलिक्यूल्स बनाने के बाद किस तरह से फर्दर फिर मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है ना, फिर हम एसिड की तरफ आते हैं, फिर हमारे बेसिस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे आप पढ़ते, सॉल्ट हैं, ये मज़ीद जैसे आपका टॉपिक बढ़ता चला जाएगा तो आपको मज़ीद इससे पता चलता रहेगा। लेकिन चूँकि दायरा अभी इनिशियल लेवल पे आपके टीचर्स ने आपके क्लासरूम के अंदर उन्होंने अभी आपको प्योर और इम्प्योर पे ही रखा हुआ है, तो लिहाजा अभी भी मैंने जो ये वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने इम्प्योर सब्सटेंस को ज़्यादा क्लियरली मेंशन किया है। तो यहाँ देखिए मैंने मॉलिक्यूल की आपको एक एग्जांपल भी दे दी कि ये मॉलिक्यूल बना है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद हैं। इसी तरीके से कार्बन डाई, अब देखें वर्ड देखें, जब डाई का वर्ड आ जाए ना तो समझ जाए यहाँ पर वैलेंसी 2 होगी, जब ट्राई का वर्ड आ जाए तो समझ जाओ 3 होगी। अब यहाँ देखो ये क्या है? वाटर। when two molecule of hydrogen combine one molecule of oxygen then they form a one drop of water। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2, यही फॉर्मूला होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का। so one molecule of carbon combine with two molecule of oxygen then they form carbon dioxide। सही है। अगर यहाँ 2 नहीं होता तो ये होता मोनोऑक्साइड, यानी मोनो का वर्ड केमिस्ट्री में एक के लिए इस्तेमाल होता है, डाई का मतलब होता है 2। अगर मैं बोल दूँ डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पर जो मेरे पास वैलेंसी आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है। इसी तरह अगर मैं बोल दूँ कभी सल्फेट,
तो वो ट्राई होती है। तो जैसे 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 मैंने अभी आपको बताया ना कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता चला जाएगा कि हम किसको किस तरीके से पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है क्या है। इसी तरह आप देखिए हमारे पास एक एलिमेंट होता है NaCl। ये बेसिकली ये नॉर्मल सॉल्ट है हमारा, जो सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, ठीक है ना। तो जब सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, व्हेन NaCl विथ रिएक्ट विथ Cl देन दे फॉर्म NaCl। जब सोडियम क्लोराइड सोडियम को Na से जाहिर किया जाता है, क्लोरीन को Cl से जाहिर किया जाता है। चूँकि ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, इसीलिए इनको इस फॉर्म में लिखा जाता है कि जब सोडियम रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, तो वो क्या बनाती है NaCl। तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है जो हमारे नॉर्मल सॉल्ट होते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो। इसके अलावा भी सॉल्ट बहुत सारे होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे मैंने बोला बेकिंग सोडा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो सोप इंडस्ट्री इस वक्त सोप बना रही है, केमिकल रिएक्शन। शैम्पू हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन से केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो वक्तन फ़वक्तन जैसे आएगा। इसी तरह देखें बैटरीज, गाड़ी के अंदर जो बैटरी लगी हुई होती हैं, बैटरी समझते हैं ना आप, जो बैटरी लगी हुई होती हैं, अब वो गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए उसमें बैटरी का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक रिएक्शन होता है, एक केमिकल चेंज होता है, और उस केमिकल चेंज की वजह से गाड़ी को करंट प्रोवाइड कर रहा होता है वो, ठीक है ना। तो वो है रस्ट, ये भी एक केमिकल चेंज है। कोई भी लोहे की चीज़ अगर उस पर मुसलसल पानी मारते रहेंगे, आप पड़ता रहेगा तो वहाँ रस्ट आ जाता है, जंग आ जाता है, ठीक है ना। ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है। और आपकी इत्तला के लिए हम आपको एक चीज़ और बता दें, सिर्फ पानी एक बहुत बड़ा इरोजन एजेंट है, यानी जिससे आप कटाई भी कर सकते हो, किसी चीज़ को कट भी कर सकते हो। पानी में इतनी ताकत होती है। यानी हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 होता है, फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त एलिमेंट है। इसी तरह ऑक्सीजन कंबस्शन एलिमेंट है क्या, सही है ना। ऑक्सीजन के हवाले से या ऑक्सीजन के पार्टिस के हवाले से ये कहा जाता है कि इंसानी सेहत के लिए फॉर अ ब्रीथिंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी। बट प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। किस हवाले से, देखिए दिन के आवर्स के अंदर प्लांट्स जो होते हैं ना वो ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है हम बोलते हैं ना कि भाई गार्डन जाना चाहिए और वॉक करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब हम गार्डन में या ग्रीनरी में जाते हैं या पार्क्स में जाते हैं तो आपका जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो बहुत प्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ताज़ी हवा से आपको ऑक्सीजन मिल रही होती है, और ऑक्सीजन आपके ब्रीथिंग, आपके लंग्स का बहुत फेवरेबल एजेंट होता है जो आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। लेकिन यही काम अगर आप नाइट में जाएंगे, रात में जाएंगे, तो ये प्लांट उल्टा प्रोसेस करते हैं, फिर ये आपसे ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से आप देखिएगा कभी भी जंगल है, बाग है या हरियाली है या पार्क है, आप रात के टाइम चले जाएं तो आपको वहाँ पर घुटन सी महसूस होगी, इसलिए क्योंकि उस ड्यूरेशन में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे होते हैं और ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, सही। ये एक केमिकल चेंजेस है जो डे आवर्स में और लेट आवर्स में फ़र्क होता है कि दिन के औकात में इसीलिए हमें ग्रीनरी बड़ी अच्छी लग रही होती है, क्योंकि उससे हमें ताज़ा हवा मिलती है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, लंग्स हमारे प्योरीफाई हो रहे होते हैं, हम बेहतर तरीके से सांस ले पाते हैं। लेकिन अगर रात के टाइमिंग में हम उधर ही ट्रैवल करेंगे, ठीक है ना, दरख्तों के पास घुस के बैठ जाएँ या उसके नीचे, तो वो चीज़ उल्टी हो जाती है। फिर आपको अपनी तबीयत में घबराहट महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो आपसे ऑक्सीजन खींच रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आप इनहेल कर रहे हैं, जबकि इंसानी सेहत के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुज़िर होती है। आपको पता है ना, ऑर्गेनिक एलिमेंट है ये। तो आगे जाके आप इसके फीचर्स भी पढ़ेंगे कि कार्बन के, ऑक्सीजन के फीचर्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के फीचर्स क्या होते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है ना, ये जो टॉपिक है प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस, ये जो भी चल रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स को सामने रख के और अपनी ऑब्जर्वेशन को भी सामने रख के देखेंगे तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा। होपफुली इसके बाद आने वाला जो वीडियो होगा
वो आपकी लाइन मेकिंग को शो करेगा कि जो आप हमें क्लासरूम में शेयर करेंगे, हम उसी टॉपिक को सामने रख के आपका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आफ्टर ऑल हम आपको बताएंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से निकाला जाता है, सिंबल्स को रिकग्नाइजेशन करने का क्या तरीक़ेकार होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। इस वीडियो में दिया गया तमाम तर काम जो भी आपको इमेजेस की शक्ल में या स्लाइड्स की शक्ल में दिया जाएगा, वो आपने उसी वक्त व्यू करके हमें सेंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।